हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते। सी से ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम राजनीति विज्ञान में जो फर्स्ट लेसन है उसका जो टॉपिक था उसको स्टार्ट किए हुए हैं। टॉपिक का नाम था न्याय। और पिछले टॉपिक में हमने क्या क्या जानकारी ले ली इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे, तो आप मेरे साथ रिवाइज करें। पिछले क्लास में हमने जो देखा उसमें ये था कि हमने जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार पढ़े थे। इसके जॉन रॉल्स जो था, उस जॉन रॉल्स ने एक पुस्तक लिखी थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, और थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने दो मूल सिद्धांत दिए थे। और कौन सी दो मान्यताएं बताई उन्होंने? एक तो अधिकतम स्वतंत्रता, व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता, स्वयं स्वतंत्रता है। और दूसरा उनका जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता का पर्दा, मैंने कहा कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लासों के लिए। अज्ञानता का पर्दा ये था कि आप में इस तरह का, आपको जब आप इस दुनिया में हैं उस समय आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि आप किस वंश से हैं, किस जाति से हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। आप पर अज्ञानता का पर्दा होना चाहिए। और उसके बाद में आप योजनाएं बनाए, तो योजनाएं ऐसी बननी चाहिए जो कि नीचे से नीचे वाला जो स्तर है उन लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाए, ताकि जब आपका जन्म या आप उस समाज में आए तो आपको उसका फायदा मिल सके। यानी अधिकतम जो नीचे से तबका है वहां के कल्याण की योजनाएं हो। या अज्ञानता के पर्दे की बात करी और यही न्याय थी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। देखिए, पाश्चात्य में हमने मनु और कौटिल्य को पढ़ लिया। मध्यकाल में हमने पढ़ा किसको? संत अगस्टाइन और थॉमस एक्विनास को। और दूसरा हमने जो आधुनिक है, आधुनिक काल में हमने बेंथम को पढ़ लिया, मील को पढ़ा, और साथ में जॉन रॉल्स को पढ़ा, और इसके अलावा जेस मील को पढ़ा। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में, यानी भारतीय जो चिंतन है उसमें न्याय की क्या अवधारणाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, भारतीय चिंतन में न्याय को विशेष स्थान में महत्व दिया गया। प्राचीन काल से ही भारत का जो इतिहास है, जैसे कि आप जानते हो कि भारत विश्व गुरु रहा है और भारत का अपना एक इतिहास है, और उस इतिहास में अपना एक कल्चर है। और जो भी भारतीय राजनीतिक चिंतन हुए हैं, चिंतन का मतलब जहां जहां जब इस राजनीति के विषय के ऊपर बात हुई है तो जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने चिंतन में इस न्याय को प्रमुखता दी है, विशेष स्थान और महत्व दिया है कि बिना राज्य व्यवस्था में न्याय के नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए, अब भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को विशेष स्थान दिया है, महत्व दिया है। और वो लोग कौन है जो क्या है प्रतिपादक है, न्याय के प्रतिपादक कौन कौन है? तो न्याय के प्रतिपादक में आप लोग देखिए, प्रमुख प्रतिपादकों में मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, बृहस्पति है, भारद्वाज और सोमदेव और विदुर। इनके नाम में आपने कई बार सुने होंगे। मनु ने अपनी मनुस्मृति में आदर्श राज्य की कल्पना की है, और उन्होंने जैसे न्याय को एक कॉन्सेप्ट दिया है कि राजा का एक कर्तव्य होगा कि अपनी प्रजा के लिए वह हमेशा तत्पर रहे, यही न्याय है। और राजा अगर न्याय नहीं करेगा इसका मतलब ऐसे राजा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई बातें करेगी। इसके अलावा आप लोग कौटिल्य को देखिए। कौटिल्य यानी चाणक्य, कौटिल्य और चाणक्य एक ही है। आपने चाणक्य बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में भी इन्होंने न्याय को प्राथमिकता दी है। शुक्र भी इसी तरह से, और आपके बृहस्पति, भारद्वाज, सोमदेव, विदुर, महाभारत में आपने विदुर का नाम सुना होगा। इन सब ने राज्य व्यवस्था में
न्याय को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है कि बिना न्याय के राज्य व्यवस्था संपन्न नहीं हो सकती या राज्य टिका हुआ नहीं रह सकता। राज्य व्यवस्था का मतलब राज्य में न्याय को एक महत्वपूर्ण स्थान माना है कि राज्य का पहला जो ड्यूटी है वो राज्य में न्याय स्थापित करना है, या ये कहें कि राज्य का प्राण जो है वो कौन है, न्याय है। ये भारतीय प्रमुख प्रतिपादक हैं कौन कौन, मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, बृहस्पति है, भारद्वाज है और आपके सोमदेव और विदुर। तो जहां आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रमुख प्रतिपादक कौन है भारतीय चिंतन में न्याय के, तो आप लोग छोटे प्रश्नों में मनु, कौटिल्य, शुक्र की बात करेंगे। मनु ने मनुस्मृति लिखा, वही कौटिल्य जिसको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नंद वंश का नाश करके, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। वो कौन थे, कौटिल्य और चाणक्य थे। और उन्होंने एक बुक लिखी जो प्रथम ग्रंथ था जिसमें राज व्यवस्था के बारे में लिखा है। नाम इसका अर्थशास्त्र जरूर है लेकिन राज व्यवस्था में लिखा, और राज व्यवस्था में यानी राज्य की नीति के बारे में बताया कि राजनीति क्या है या राज्य कैसे चलेगा। और उसमें न्याय को महत्वपूर्ण क्या माना है, प्राण माना है, किसका, राज्य का। तो अभी आपने जो ये बात दी ये समझ में आई। इसके आगे हम चलते हैं कि प्राचीन भारतीय चिंतन की अवधारणा में जो न्याय है, ये जो न्याय है उसको धर्म के समकक्ष माना गया है, धर्म के समान माना गया है। अब यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग देखें, यानी धर्म और न्याय जो है वो सादृश्य है, समान है, यानी पर्यायवाची के रूप में मान सकते हैं आप लोग। भारतीय चिंतन में, प्राचीन भारतीय चिंतन की अवधारणाओं में धर्म को ही न्याय माना है। जहां धर्म का प्रयोग हुआ है, अगर आपने अपने धर्म को निभा दिया इसका मतलब आपने न्याय स्थापित कर दी, या जो स्टेट या जो राज्य धर्म पर आधारित है या धर्म को पूरा कर रहा है, इसका मतलब वो राज्य न्याय स्थापित किए हुए है, उस राज्य में सबको न्याय मिली हुई है। तो देखिए धर्म का प्रयोग न्याय के समान हुआ है। और जहां धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा में, यानी अब आपको समझना क्या है कि धर्म और न्याय का समार्थिक मान लिया हमने, या ये माने कि जहां धर्म का प्रयोग न्याय के समान किया गया है, इसका मतलब आप अगर धर्म को जानते हैं तो न्याय समझ में आ जाएगा। जहां न्याय समझ में आ रहा है वहां धर्म समझ में आएगा। लेकिन यहाँ न्याय की तो हम लोग अर्थ को समझ रहे हैं ना भारतीय संदर्भ में, तो यहाँ हम सबसे पहले किसको समझे, धर्म को समझे। तो अब ये धर्म कौन सा है, इस धर्म के बारे में आप लोग यूं नहीं कह सकते कि हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन ये धर्म नहीं है। ये सब हमारे जितने विद्वान लोग हुए हैं उनके द्वारा चलाए गए परिपाटियां हैं। बाकी असलियत में धर्म जो है वो इस तरह से ये पंथ या संप्रदाय से मतलब नहीं है। धर्म एक जीवन जीने का तरीका है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हमारे इतिहास बताते हैं कि धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा ये कहती है कि व्यक्ति को अपना नियत स्थान और कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। यानी धर्म का मतलब कर्तव्यों का ज्ञान होना। व्यक्ति अपने कर्तव्यों पर चल रहा है, इसका मतलब वो धर्म पर चल रहा है। और कर्तव्यों का ज्ञान होना ही क्या है, धर्म है। जैसा कि आपको पता है धर्म धर्त धातु से निकला है और उसका अर्थ होता है धारण करना। किनको धारण करना, सच चरित्र को, अच्छे सद्गुणों को धारण करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है, धर्म है। और कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है, इसका मतलब धर्म का जो दूसरा नाम है वो क्या है, न्याय है। तो कर्तव्यों का ज्ञान कराती है प्राचीन संदर्भ में धर्म जो है। इसका मतलब जिस राज्य में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, इसका मतलब वो अपने न्याय को स्थापित किए हुए या न्याय को पूरा कर रहा है। आगे देखिए, जहां मनु और कौटिल्य ने न्याय की निष्पक्षता को राज्य की अवधारणा आधारभूत प्रवृत्ति माना है। निष्पक्षता को राज्य की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। मनु और कौटिल्य कौन है, प्रमुख प्रतिपादक है किसके, भारतीय राजनीतिक चिंतन के, मनु और कौटिल्य। इन्होंने न्याय की निष्पक्षता, जहां पर न्याय की निष्पक्षता होगी वह राज्य का आधारभूत प्रवृत्ति है। यानी जब तक उस राज्य में न्याय निष्पक्षता के साथ में लागू नहीं होगी, जहां पर न्याय नहीं होगा वह राज्य अपना आधारभूत स्तंभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। यानी राज्य जहां जिंदा रहेगा, जहां राज्य विकास करेगा, आधारभूत प्रवृत्ति माना है कि बिना इसके आप लोग
जैसे राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे जनसंख्या है, संप्रभुता है, सरकार है ना, ये 4 तत्व निश्चित भूभाग है। और ऐसा ही जो आपका मनु और कौटिल्य है, उसने न्याय को भी न्याय की निष्पक्षता को राज्य का क्या माना है, आधारभूत प्रवृत्ति माना है कि इसके बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। इसका मतलब न्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भारतीय चिंतन में न्याय का स्वरूप कानूनी है। भारतीय चिंतन में न्याय का स्वरूप क्या है, कानूनी न्याय है। लेकिन प्लेटो जो पाश्चात्य है उनका राजनीतिक और सामाजिक न्याय की बात करता है। इनका राजनीतिक न्याय से मतलब है, सामाजिक न्याय से मतलब है। वही जो आपके मनु और कौटिल्य हैं उनका स्वरूप कैसा है, कानूनी है। तो आज की क्लास छोटी सी क्लास थी, और क्लास जो हमारी थी वो भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को परिभाषित किया गया था। क्योंकि जब हमने पाश्चात्य को कर लिया, जब हमने मध्यकाल को कर लिया, आधुनिक को कर लिया, तो भारतीय चिंतन के संदर्भ में भी न्याय को परिभाषित करना था। तो न्याय ही एक इस तरह की व्यवस्था है जिससे राज्य को आधारभूत प्रवृत्ति माना भारतीय चिंतकों ने। तो अब तक आपने जो पढ़ा है भारतीय चिंतन में, उसको एक बार और देख लें। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को विशेष स्थान और महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही न्याय को महत्व दिया गया है। और प्रमुख प्रतिपादकों की बात करें तो मनु है, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, भारद्वाज, सोमदेव और विदुर, ये मुख्य प्रतिपादक हैं न्याय के, भारतीय है। वहीं हम लोग प्लेटो और अरस्तु को पाश्चात्य कहते हैं। वहीं मध्यकाल में हमने संत अगस्तिन और इसको पढ़ा, एक्विनास को पढ़ा है। और आधुनिक में अगर हम लोग बात करें, आधुनिक का मतलब उन लोगों को लेते हैं जो कहां से आ रही है, पश्चिम से आती हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो पश्चिम से आते हैं। तो वहां अपने जॉन रॉस को देख लिया, वहां अपने बेंथम को देखा, जेम्स मिल को देखा। तो यहाँ देखिए ये भारतीय हैं। और इन सभी जो भी नाम आप लोग देख रहे हैं, इन सभी ने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। यानी राज्य के लिए न्याय महत्वपूर्ण है, या ये कहें राज्य के लिए प्राण है, न्याय नहीं है। इसका मतलब वो शरीर में अगर प्राण नहीं है तो वो खोखला है। वैसे ही अगर राज्य में न्याय नहीं है तो वहां पर राज्य विकास नहीं कर सकता। राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है भारतीयों ने। इसका मतलब भारतीयों के लिए जो न्याय है वो महत्वपूर्ण है। और साथ में ये भी कहा है कि जो धर्म है उसके समान ही किसको माना है, धर्म का प्रयोग न्याय के समान हुआ है भारतीय चिंतन में। यहां से एक प्रश्न बनता है कि धर्म का प्रयोग न्याय के समान भारतीय चिंतन में किसका प्रयोग किया गया है, धर्म का। और धर्म का वास्तव में अर्थ क्या है, व्यक्ति को अपना नीति स्थान तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराता है धर्म। यानी जिसको अपने कर्तव्यों का ज्ञान है, अपने कर्तव्यों पे चल रहा है, अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा परम धर्म है कि हम बड़ों का सम्मान करें, राजा के धर्म है कि अपनी प्रजा का रक्षा करे, ये धर्म है। यानी वो अपनी ड्यूटी निभाए। तो प्रजा की भी ये ड्यूटी बनती है, प्रजा का ये धर्म है कि अपने राजा के प्रति वो स्वामी भक्ति दिखाए, क्योंकि वह उनकी रक्षा कर रहा है। तो यहाँ कर्तव्यों के पालन से लिया गया है। और जहां कर्तव्यों का पालन होता है इसका मतलब उस राज्य में न्याय स्थापित हो रहा है। मनु और कौटिल्य ने भी न्याय की निष्पक्षता को राज्य के आधारभूत प्रवृत्ति माना है। मनु और कौटिल्य जो कि भारतीय चिंतक के महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं। मनु ने मनुस्मृति लिखा, कौटिल्य ने मैंने कहा चाणक्य जो हुए हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य, और चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त। और उन्होंने कौटिल्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और उसमें कहा न्याय की निष्पक्षता, यानी न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। जिस राज्य में न्याय निष्पक्ष है वहां राज्य फलीभूत होता है, वह राज्य लंबे समय तक चलता है, राज्य की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। इसके ऊपर ही क्या होता है, राज्य टिका होता है। जिस राज्य में न्याय की निष्पक्षता होता है वो राज्य विकास करता है, और उसी पर वो राज्य टिका रहता है। दूसरी बात करी गई है कि न्याय का स्वरूप कानूनी है भारतीय चिंतन के अनुसार। तो प्लेटो पाश्चात्य था, तो उसने माना है राजनीतिक और सामाजिक न्याय। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इससे पहले मैं आपसे 2-4 बात करना चाहूंगा कि अभी हम जो क्लासें आपको ले रहे हैं उस क्लासों में हमारी जितनी भी क्लासें आ रही हैं, जितने भी लेक्चर हो रहे हैं, वो खूब मेहनत के साथ हम लोग आपके साथ बनाते हैं आपके लिए क्लासें। लेकिन मुझे देखने में आया कि आप लोग पूरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं,
तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप की परीक्षाएं नजदीक हैं और ऑनलाइन क्लासों का मतलब आपका सिलेबस इसके अकॉर्डिंग पूरा किया जा रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार पूरा वीडियो देखें। कोई क्यूरीज है आपकी, कोई सुझाव है आपके, कोई आपको प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप लोग ये करें कि ओके हमने क्लास देखी है या हम लोग इस क्लास को समझ पा रहे हैं। तो इस तरह का आप लोग थोड़ा सा क्या दें, मैसेज दें, ताकि हमें यूं लगे कि आप क्लास देख रहे हैं। हम लोग तो पूरा पूरा अपना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन आप उसको, क्योंकि जो मिनट बताता है या हमारा जो नोटिस बताता है कि रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कितने बच्चे क्लास देख रहे हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में पूरे वीडियोस को देखें, बार बार रिपीटेशन करें, क्योंकि अब आपकी क्लासें जो हैं कोरोना में आपको पता है कि कब तक क्या होने वाला है। तो जबकि आपने बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भर दिए, इसलिए जैसे धीरे धीरे हम लोग लेसन कंप्लीट करते हुए सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। आज से आप लोग जितने भी क्लासें आपको मिल रही हैं उन क्लासों को जब भी आपको टाइम मिले आप लोग अच्छे से देखें, क्योंकि क्लास में एक बार हमने जो बता दिया वो फिर से रिपीट कब होगा, जब दोबारा उसका नंबर आएगा, रिवाइज करें। लेकिन ये आपके पास हमेशा रहता है, जो भी क्लास आपको समझ में नहीं आई उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की तरह आप लोग देखें। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव हो, आप लोगों को कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग अगली क्लास में उसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।